हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा केमिकल काइनेटिक्स का 4th लेक्चर है और इस टॉपिक में आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं वो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल्स और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है। अगर आपने पहली क्लासेस नहीं देखी हुई हैं तो इसी लिंक के थ्रू आप जा सकते हैं जूम इंस्टीट्यूट के चैनल पर और उस चैनल्स के थ्रू आप दूसरी वीडियोज़ भी देख सकते हैं। केमिकल काइनेटिक्स में अभी तक की जो बातें हमने आपसे डिस्कस की उसमें मैंने आपसे बात की कि व्हाट इज़ रेट ऑफ द रिएक्शन। हमने जाना कि रेट कितने टाइप्स की होती हैं, एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में कुछ ग्राफ बातें की गई। उसके बाद हमने आपसे डिस्कशन किया अबाउट मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन में, जहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी में हमने डिस्कस किया कि किसी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज़्यादा क्यों नहीं हो सकती। हमने बातें की आपसे अबाउट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन में, जहाँ पे आपने रेट लॉ और लॉ ऑफ मास एक्शन के बीच के कुछ डिफरेंसेस को डिस्कस किया। और लास्ट क्लास हमने आपसे बातें की कि जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स होते कैसे हैं। अब हमें बात करनी है वो एग्जांपल्स जो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हुए दिखते होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के कुछ एग्जांपल्स को समझने के लिए। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के एग्जांपल में हमने सबसे पहला एग्जांपल जो लेना है वो है डीकंपोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन प्लैटिनम सरफेस। सबसे पहली बात जो जरूरी है कि जितने भी कैटालिटिक सरफेस पे होने वाले रिएक्शंस होते हैं उनमें बहुत से रिएक्शंस जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। कैटालिटिक सरफेस पे होने वाले रिएक्शंस क्यों जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं वो इस एग्जांपल से हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। पहले किस एग्जांपल को अगर मेंशन किया जाए तो आप बता सकते हो कि अमोनिया डिकम्पोज हो रहा है प्लैटिनम सरफेस के ऊपर and it forms N2 plus 3H2। अगर इस रिएक्शन की आपसे क्या है कि बताइए रेट लॉ कैसे लिखेंगे, रेट कैसे लिखिएगा, तो आप बताओगे रेट इक्वल्स टू K इनटू अमोनिया। मैंने अभी आपसे कहा कि दिस केमिकल रिएक्शन फॉलो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, मतलब अमोनिया के कंसंट्रेशन से रिएक्शन की रेट अफेक्ट नहीं हो रही होगी। फिर बात उठती है कि ऐसा क्या हो रहा है कि रिएक्शन की रेट अमोनिया के कंसंट्रेशन से अफेक्ट नहीं हो रही। इसे समझते हैं। समझने के लिए मान लीजिए हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में प्लैटिनम के कुछ सरफेस यानी कैटलिस्ट मौजूद हैं और इन कैटलिस्ट के ऊपर जो भी रिएक्शन होगा दैट इज ऑल डिपेंड्स अपॉन देयर सरफेस। हमने इसमें अमोनिया गैस को फिल अप किया हुआ है। जब आप इसमें अमोनिया गैस की फिलिंग कर दोगे अंडर अ हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर कंडीशन, तब ये अमोनिया इस प्लैटिनम सरफेस के ऊपर डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगी और रिएक्शन फॉलो कर रहा होगा जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को। लेकिन बात उठती है कि जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो क्यों हुआ। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो सरफेस है उस सरफेस पर अमोनिया के पार्टिकल्स जाके जुड़ रहे होंगे और वो पार्टिकल्स जो सरफेस पर जाके जुड़ रहे होंगे उनका डिकम्पोजिशन हो रहा होगा। और जितना सरफेस हमारे पास यहां पर है उतने ही अमोनिया के पार्टिकल्स डिकम्पोज भी हो सकते होंगे। कहने का मतलब अगर ज्यादा सरफेस है तो अमोनिया का डिकम्पोजिशन ज्यादा होगा, कम सरफेस है अमोनिया का डिकम्पोजिशन कम हो रहा होगा। तो मान लीजिए हमारे पास जो कैटलिस्ट सरफेस एरिया है उस पे अमोनिया के पार्टिकल जाके डिकम्पोज कर रहे हैं। ये पार्टिकल डिकम्पोज हो गया। अगर ये पार्टिकल डिकम्पोज हो गया तो इसका स्पेस खाली हो गया, लेकिन क्योंकि अमोनिया बहुत ज्यादा है सिस्टम में, ये जाके वापस पार्टिकल जाके जुड़ गया। कहने का मतलब जब तक इनका सरफेस पूरा कवर रहेगा रिएक्शन में कितनी अमोनिया और मौजूद है हम उस पर बात नहीं कर सकते। आप और अमोनिया भर दो, लेकिन सरफेस जितना कवर होगा उतनी ही अमोनिया हर सेकंड डिकम्पोज हो सकती होगी। तो जितनी भी अमोनिया को आप बढ़ा दो रिएक्शन में रेट पर कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। नॉर्मल मैंने आपसे फिर कहा कि रिएक्शन सरफेस पर होने वाला रिएक्शन है और ऐसी कंडीशन में रिएक्शन जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रहा होगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये माइंड तो चल रहा होगा ना कि क्या अमोनिया लगातार जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा इस रिएक्शन में, क्योंकि जैसे जैसे अमोनिया का अमाउंट कम होता जाएगा हो सकता है कि सरफेस कवर ना किया जा सकता हो। ऐसी कंडीशन को समझने के लिए इस एक्सप्रेशन के रेट लॉ में रेट को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट इज K1 अमोनिया अपॉन 1 प्लस K2 अमोनिया। ये जो एक्सप्रेशन मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं ये आपको बता सकता है कि रिएक्शन कब किस ऑर्डर को फॉलो करेगा।
इसको समझने का एक सिंपल सा तरीका है कि अगर मैं आपसे कहूं कंडीशन नंबर 1 के साथ, क्या कंडीशन, इफ अमोनिया कंसेंट्रेशन इज हाई, इसका मतलब हुआ मोर अमोनिया और मोर प्रेशर। जितनी ज्यादा गैस होगी उतना ज्यादा गैस का प्रेशर भी होगा। ऐसे केस में अगर अमोनिया बहुत ज्यादा है तो आप बोल सकते हो कि K2 अमोनिया कंसेंट्रेशन मल्टीप्लाई वैल्यू शुड बी मोर देन 1। और ऐसे केस में अगर मैं इस एक्सप्रेशन पे आपसे बात करूं तो आप रेट क्या मेंशन करोगे? आप रेट मेंशन करोगे K2 अमोनिया को 1 के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है, 1 नेग्लेक्ट कर दीजिएगा, बचेगा K1 अमोनिया अपॉन K2 अमोनिया। अमोनिया अमोनिया कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका मतलब K1 अमोनिया K2 अमोनिया, अमोनिया अमोनिया कैंसिल आउट हो जाएगा, आप कहोगे K1 अपॉन K2 और ये कांस्टेंट हुआ, मतलब रिएक्शन की रेट क्या है? कांस्टेंट। और आप जानते हो जब रिएक्शन की रेट कांस्टेंट हो जाए तो रिएक्शन फॉलो करता है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को। मतलब ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को कब तक फॉलो करता हुआ मिलेगा? जब तक हमारे पास अमोनिया कंसेंट्रेशन हाई है। लेकिन कंडीशन 2 पे अगर हम बात करके देखें कि व्हाट इज कंडीशन 2, तो आप बताओगे इफ अमोनिया कंसेंट्रेशन इज वेरी लो, इसका मतलब लेस अमोनिया। और उस कंडीशन में अगर मैं आपसे बात करूं तो आप कहोगे 1 की वैल्यू काफी ज्यादा हो जाए अगर K2 अमोनिया से, तब क्या होगा? तब आप कहोगे कि हम रेट को मेंशन करेंगे K1 अमोनिया पावर 1, दैट मीन्स डायरेक्शन फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। मतलब जब अमोनिया का कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा है तो रिएक्शन फॉलो करता है जीरो ऑर्डर का, लेकिन अगर अमोनिया कंसेंट्रेशन बहुत कम हो गया है तो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है। इसे हम कुछ और एक्सप्रेशन में ले सकते हैं बाया ड्राइंग अ वन ग्राफ, x अपॉन m वर्सेस p। यहां पर x क्या है? x है अमोनिया का अमाउंट, m क्या है? कैटलिस्ट अमाउंट। आप जानते हो कि कैटलिस्ट अमाउंट तो फिक्स है, यानी x की वैल्यू यहां वेरिएबल है, और ये है p प्रेशर ऑफ द कंटेनर, यानी अमोनिया गैस का प्रेशर। इस ग्राफ को हम आगे सरफेस केमिस्ट्री के चैप्टर में डिस्कस करते हैं। कुछ ऐसा ग्राफ आपके सामने आता है। ये ग्राफ समझा क्या रहा है? ये बता रहा है कि जब प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया तो x अपॉन m की वैल्यू कांस्टेंट हो गई है, यानी x अपॉन m प्रेशर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। कब नहीं कर रहा? एट वेरी हाई प्रेशर। और इसका मतलब है कि यहां पे रिएक्शन फॉलो कर रहा है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का। लेकिन इस केस में x अपॉन m और p के बीच में लाइन बनती हुई दिख रही है, इसका मतलब दोनों के बीच में कुछ ये रिलेशन है। ये रिलेशन क्या बता रहा है? ये रिलेशन बता रहा है कि रिएक्शन जो हमारे पास है वो फॉलो कर रहा है किसे? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को। लेकिन कब? एट वेरी लो प्रेशर। और इंटरमीडिएट कंडीशन में क्या है? इंटरमीडिएट कंडीशन में आप बोल सकते हो कि ना तो डायरेक्ट स्ट्रेट इक्वेशन आ रही है और ना ही जीरो ऑर्डर फॉलो हो रहा है, तो यहां पर P के बीच में कुछ ऐसा रिलेशन मान सकते हैं जहां 1 अपॉन n की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है। मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए क्या होगा रिएक्शन का ऑर्डर व्हेन द प्रेशर ऑफ अमोनिया इज अ इंटरमीडिएट, दैट मींस नॉट वेरी हाई और नॉट लो, तो आप बताओगे कि रिएक्शन का ऑर्डर 0 और 1 के बीच में मौजूद होगा। हो सकता है 0.5 हो जाए, हो सकता है 0.6 हो। यानी कहने का मतलब है कि डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन प्लैटिनम सरफेस तब तक ही फॉलो करेगा किसे? जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को, जब तक कि कंडीशन में प्रेशर हाई दिया हो। इसके अलावा कुछ और एग्जांपल्स भी आपको मिल सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल यहीं पे मेंशन कर देता हूं मैं, डिकम्पोजिशन ऑफ HI ऑन गोल्ड सरफेस। अब आपको बातें समझ आनी चाहिए, यह भी सरफेस रिएक्शन है। HI का डिकम्पोजिशन हो रहा है किस पे? गोल्ड के सरफेस पर, अंडर द सिमिलर हाई प्रेशर टेम्परेचर कंडीशंस, जिसमें हमें H2 और I2 बनता हुआ मिल रहा है।
इस रिएक्शन के साथ भी आप क्या बात करोगे, तो आप कहोगे इस रिएक्शन का भी जो रेट होगा ना वो HI के पावर 0 पर ही डिपेंड करेगा। लेकिन रिएक्शन के साथ फिर से वही लिमिटेशन होगी, लिमिटेशन कि HI हाई कंसंट्रेशन में हो, मतलब कंटेनर में मौजूद HI का प्रेशर कैसा हो, ज्यादा हो, एंड दैट द कंडीशन डायरेक्शन फॉलो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। इसके अलावा एक और एग्जांपल भी जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता हुआ मिलता है, एंड दिस इज कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शंस। फोटोकेमिकल रिएक्शंस भी फॉलो करते हुए मिलते हैं जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को। ये सिर्फ डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, लाइट के ऊपर। कई एग्जांपल्स आप पढ़ते हो, जैसे एक एग्जांपल आप पढ़ते हो CH4 प्लस Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, रिएक्शन CH3Cl प्लस HCl का फॉर्मेशन करता हुआ मिल रहा है, एंड दिस ऑल्सो फॉलो व्हाट, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। क्यों जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स है? ऑर्गेनिक रिएक्शंस में जब आप इनके मैकेनिज्म से बातें करोगे तो वहां हम डिस्कस करेंगे कि हमने क्यों इसे जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में रखा था। अभी आपको प्रिपेयर रखना है कि जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के जो एग्जांपल्स हैं उसमें कुछ एग्जांपल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन प्लैटिनम सरफेस, डिकम्पोजिशन ऑफ HI ऑन गोल्ड सरफेस एंड फोटोकेमिकल। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के एग्जांपल्स हमने क्लियर कर लिए हैं। नाउ आज हम आपसे नेक्स्ट टॉपिक बात करने वाले हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में, कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होता क्या है और किस तरीके से फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है और इसकी इंटीग्रेटेड इक्वेशन क्या है। मैंने आपके सामने एक रिप्रेजेंटेशन को मेंशन किया हुआ है जो हमने जीरो ऑर्डर में भी डिस्कस किया था। मान लीजिए हमारे पास एक रिएक्टेंट A है और ये रिएक्टेंट A फॉलो कर रहा है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा होगा तो आप लिखोगे क्या, रेट इक्वल्स टू K इंटू A पावर 1। इस पर्टिकुलर कंडीशन के साथ आप ये बोल सकते हो कि जो रिएक्शन की रेट है वो कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रही है। जैसे जैसे कंसंट्रेशन चेंज होगा रेट भी चेंज हो रही होगी, यानी ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स नहीं है। अब इसे आप समझ सकते हो कि मान लीजिए टाइम t 0 पर हमने मान लिया कि A का कंसंट्रेशन A मोल्स पर लीटर है, एंड आफ्टर टाइम t इट कंसंट्रेशन बिकम्स A माइनस x और हमने इसे x बताया। अगर आप इस रेट को लिखना चाहते हो तो आप लिखते हो dx अपॉन dt K A माइनस x। हमने टाइम t पर रिएक्शन की रेट डिस्कस करने के लिए कहा आपसे। अगर मैं कहता बताइए टाइम t इक्वल्स टू 0 पे रेट क्या होगी, तो K यहाँ पर क्या हो जाता, A हो जाता। यानी हर पॉइंट पर रिएक्शन की जो रेट होगी वो कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रही होगी A माइनस एक्स के कंसंट्रेशन पर, एंड दैट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। अगर मैं इस इक्वेशन को अपने इंटीग्रेटेड इक्वेशन के अकॉर्डिंग लेके जाऊं तो क्या करते, तो आपने कहा कि dx है, हमने इस A माइनस एक्स को यहां मेंशन कर दिया एंड राइटिंग द K dt। अगर मैं इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करूं तो क्या होगा, इंटीग्रेट करते समय dx अपॉन A माइनस एक्स है। कुछ बातें ध्यान रखिएगा, 1 अपॉन एक्स को अगर आप इंटीग्रेट करते हो तो ये log e में कन्वर्ट हो जाता है। कहने का मतलब है कि dx अपॉन A माइनस एक्स की वैल्यू को अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो हमारे पास जो वैल्यू बनती हुई दिखेगी वो भी इसी फॉर्म में होगी। यानी dx अपॉन एक्स को अगर हम इंटीग्रेट करते दैट मीन्स वी हैव द कंडीशन कि हमारे पास ये कंडीशन बन जाती। तो अगर dx A माइनस एक्स को आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, log बेस e A माइनस एक्स। A माइनस एक्स में x का जो कोफिशिएंट है वो -1 है, जो भी कोफिशिएंट होता है वो यहां मेंशन कर दिया जाता है। नाउ व्हाट, K dt को करोगे तो t आएगा और एक कांस्टेंट c को लगाते हैं। अगर आप इस कांस्टेंट c को कैलकुलेट करना चाहते हो तो बेसिक कंडीशन होती है कि टाइम को 0 मान लीजिए। जैसे ही आप टाइम को 0 मानोगे हमारे पास c का एक एक्सप्रेशन बन के आएगा। टाइम 0 होने का मतलब है कि हमारे पास ये जो वैल्यू होगी दैट इज अ log बेस e A माइनस एक्स और आगे नेगेटिव साइन भी होगा। तो ऐसे केस में जब आपने टाइम t को क्या मान लिया है, 0 मान लिया है, उस केस में आप कह सकते हो कि उस कंडीशन में A माइनस एक्स A के बराबर है। यानी एट द टाइम आप बताओगे कि टाइम t इक्वल्स टू 0 पे हमारे पास जो कंसंट्रेशन था वो अब A होगा। तो आप क्या लिख सकते हो, log बेस e आगे नेगेटिव साइन है एंड दैट इज इक्वल्स टू K, सॉरी दैट इक्वल्स टू C। इस वैल्यू को अगर हम पुट करें तो क्या आएगा, log बेस e A माइनस एक्स इक्वल टू KT माइनस log बेस e। अगर मैं इस पूरे इक्वेशन में आपसे कहूं कि मुझे ग्राफ प्लॉट करके दीजिए, ग्राफ किसके बीच में, log बेस e A माइनस एक्स वर्सेस टाइम के बीच में।
काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्राफ होता है एग्जाम पॉइंट व्यू। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि बताइए इसका ग्राफ कैसा आएगा, तो ग्राफ को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, हमने इस वैल्यू को प्लस में लेना है। इसे प्लस में लेने का सिंपल सा मतलब है कि पूरे एक्सप्रेशन में माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, देन व्हाट, माइनस के टी प्लस लॉग बेस ई ए। नाउ अगर आप इस ग्राफ को प्लॉट करते हो तो ये हमारी वाई एक्सिस हो गई, ये सी हो गया और ये हो गया एम एक्स। यहाँ पे टी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स को और लॉग बेस ई रिप्रेजेंट कर रहा है वाई को। ग्राफ का स्लोप जो है वो माइनस है, मतलब हमारे पास ग्राफ का इंटरसेप्ट तो प्लस में है लेकिन स्लोप माइनस में है, तो कुछ ऐसा ग्राफ बनता हुआ दिखेगा, स्ट्रेट लाइन, और ये स्लोप जो आपको देखने को मिलेगा वो माइनस के होगा। एंड दिस वैल्यू इज व्हाट, इज इट लॉग बेस ई ए। अगर मैं इसी ग्राफ को आपसे कहता कि मुझे प्लॉट करके दीजिए सेम लॉग बेस 10 के बीच में और टाइम के बीच में, तो नॉर्मल बात है कि अगर आप इसे बेस 10 में चेंज करना चाहते हो, अगर आप इस बेस 10 में चेंज करना चाहते हो तो आपको करना क्या होगा, बेस ई को 10 में चेंज करने के लिए 2.303 से आप मल्टीप्लाई करोगे, यहां भी मल्टीप्लाई होगा, तो आप इसे लिख सकते हो माइनस 2.303 लॉग बेस ई ए माइनस एक्स। अब ये बेस ई हट के किस में चेंज हो गया, बेस 10 में, इक्वल्स टू के टी माइनस लॉग बेस 10a इंटू 2.303। पूरे एक्सप्रेशन को अगर आप 2.303 से डिवाइड कर दो तो क्या होगा, तो हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा लॉग बेस 10 a माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस के टी अपॉन 2.303 प्लस लॉग बेस 10a। सेम एक्सप्रेशन आपने बना लिया, हमने k को माइनस में लिया और इन्हें प्लस में ले लिया है। अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो ग्राफ आपको फिर से कुछ वैसा ही बनता हुआ दिखेगा, सिर्फ डिफरेंस होगा, अब जो स्लोप होगा वो स्लोप होगा माइनस के अपॉन 2.303 और ये वैल्यू जो हमारे पास होगी दिस इज व्हाट, लॉग बेस 10a। यानी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में आपने जिस पॉइंट पर बात करनी है वो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन हमने तैयार किया हुआ है। आपके पास एक एक्सप्रेशन आया है दैट इज लॉग बेस ई ए माइनस एक्स एंड दिस वन। इसी एक्सप्रेशन को हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इसे आगे सॉल्व करने जाते हो तो हमें जो इक्वेशन मिलेगी दैट इज व्हाट, इंटीग्रेटेड इक्वेशन। तो किस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे इंटीग्रेटेड इक्वेशन को, आइए हम इसे डिस्कस करते हैं। हमारे पास लास्ट इक्वेशन बन के आई, अब इस इक्वेशन से हम इसे इंटीग्रेटेड इक्वेशन में कैसे चेंज करेंगे हम इस पर बात करने जा रहे हैं। आपने कहा जो एक्सप्रेशन मेरे पास लिखा हुआ है इस एक्सप्रेशन में हमने के टी को एक साइड रख लिया। अगर आप के टी को एक साइड रख लेते हो और इस वैल्यू को इस साइड शिफ्ट करते हो तो हमारे पास एक्सप्रेशन ये बन के आएगा दैट इज लॉग बेस ई ए माइनस एक्स, और ये वैल्यू हम इधर लेके जाते हैं तो ये वैल्यू प्लस में आ जाएगी। लॉग के साथ एक पॉइंट जो आपको समझना है वो क्या, लॉग एम माइनस लॉग एन इक्वल लॉग एम अपॉन एन लिखा जा सकता है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये लॉग के एक्सप्रेशन को हम इस तरीके से मेंशन कर सकते थे, लॉग बेस ई ए माइनस लॉग बेस ई ए माइनस एक्स। नाउ व्हाट, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं लॉग बेस ई ए अपॉन ए माइनस एक्स। दिस इज आवर इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर व्हाट, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। इस इक्वेशन में बेस ई को आप चाहो तो बेस 10 में चेंज कर सकते हो। उसे चेंज करने के लिए आप क्या करोगे, आप इक्वल लिखोगे 2.303 लॉग बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स। नाउ k इक्वल्स टू क्या लिखा जाएगा, 2.303 अपॉन t लॉग बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स। हम इस एक्सप्रेशन को ही याद करते हैं क्योंकि हम सारे के सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते समय इसी एक्सप्रेशन का यूज करेंगे, दैट इज k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t लॉग बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स। इस एक्सप्रेशन के थ्रू अगर मैं आपसे कुछ बातें और करना चाहता तो हमें क्या मिल सकता था, आप बता सकते थे क्या कि जो एक्सप्रेशन आपके सामने मेंशन किया है इसे कुछ इस तरीके से भी लिखा जाता है, 2.303 अपॉन t लॉग a क्या है, इनिशियल अमाउंट दैट इज रिप्रेजेंट बाय a नॉट, एंड व्हाट इज दिस, तो ये है फाइनल कंसंट्रेशन।
तो आप यहां मेंशन कर सकते हो ए नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, और ए क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। इस इक्वेशन को हम एक और मैनर में मेंशन कर सकते हैं। आपने देखा हमारे पास लिखा हुआ है के टी इक्वल्स टू वॉट, लॉग बेस ई ए अपॉन ए माइनस एक्स। अगर मैं ये लिखना चाहता के टी इक्वल्स टू वॉट माइनस लॉग बेस ई, तो ए माइनस एक्स ऊपर आ जाता और ए इस तरीके से लिखा जाता। यहाँ ए माइनस एक्स क्या है, ए माइनस एक्स को आप यहाँ पे फाइनल कंसंट्रेशन ए लिख सकते थे, और ए क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट रिप्रेजेंट किया जा सकता था। द बेसिक थिंग जो आपको समझनी चाहिए वो क्या, अगर मैं कहता हूं कि log 2 की वैल्यू कितनी होती है तो आप कहते हो 0.3010, लेकिन बेस 10 होता है, तो 10 पर अगर आप बेस लगाते हो 0.3010 ना, तो ये वैल्यू 2 के बराबर होती है। मतलब जो बेस है उस पर अगर इस वैल्यू का पावर लगा दिया जाए दैट इज इक्वल टू दिस। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब अगर आप यहां से समझने की कोशिश करो, बेस दिस वन, बेस दिस वन, यानी ई पे पावर व्हाट माइनस के टी अगर मैं लिख दूं तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी, ए अपॉन ए नॉट के। तो ए किसके बराबर होगा, ए बराबर होगा ए नॉट ई पे पावर माइनस के टी। तो ये भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की इंटीग्रेटेड इक्वेशन ही है, जिसे हम एक दूसरे मैनर में आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के साथ आपने जो बातें समझनी है वो ये है जो इंटीग्रेटेड इक्वेशन हमें मिलती है, जिसे कुछ और डिफरेंट फॉर्म में भी लिखा गया है। नाउ अब हम आपसे बातें करने वाले हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के हाफ लाइफ पीरियड को निकालने पर, और उसके पहले एक छोटे से न्यूमेरिकल पर हम आपसे बात करने वाले हैं। इस न्यूमेरिकल के ऊपर डिस्कशन करते हैं। हमारे पास एक पर्टिकुलर न्यूमेरिकल, एक डेरिवेशन कह सकते हैं, आपके सामने मेंशन है। उसने बताया कि एक रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट को समझने के लिए कि मान लो मेरे पास एक रिएक्टेंट ए है जो फॉलो कर रहा है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को। एट टाइम t इक्वल्स टू 0 इसका इनिशियल कंसंट्रेशन कितना बोला हमने, ए नॉट बोल दिया। टाइम t1 पर उसने बताया कि ये कंसंट्रेशन a1 हो गया है, और टाइम t2 पर ये कंसंट्रेशन a2 हो गया है। वो आपसे कह रहा है कि इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को मेंशन करके दीजिए। तो आप क्या बताओगे, आप कहोगे t1 टाइम पर क्या होगा। तो एट t1 टाइम अगर मैं आपसे बात करूं तो आप एक्सप्रेशन को कैसे लिखते, आप बोलते k जो कि कांस्टेंट वैल्यू होगी 2.303 अपॉन t1 log a अपॉन a माइनस एक्स। a क्या है, इनिशियल अमाउंट, आपने लिखा a नॉट अपॉन a1। ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा पहला इक्वेशन। अब अगर मैं दूसरा इक्वेशन लिखूं एट t2 टाइम, तब आप क्या मेंशन करोगे, आप फिर से लिखोगे कि ये तो कांस्टेंट है 2.303 अपॉन t2 log a नॉट अपॉन a2, दैट इज द फाइनल कंसंट्रेशन। इस इक्वेशन को अगर मुझे सॉल्व करना है कि किस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तो हमने मेंशन किया कि चलिए इसे इस तरीके से लिख देते हैं कि अगर मैं इस एक्सप्रेशन को लिखना चाहता हूं k इक्वल्स टू, तो आप लिखोगे 2.303 अपॉन t1 log a नॉट माइनस log a1। इसको इधर भेज दीजिए, के t1 अपॉन 2.303 इक्वल टू log a नॉट माइनस log a1। तो log a1 क्या लिखा जाएगा, अगर आप log a1 को इस साइड ले आते हो तो आप क्या लिखोगे, log a नॉट माइनस के t1 अपॉन 2.303। मान लीजिए हमारा तीसरा इक्वेशन तैयार हुआ। सेम आप फोर्थ इक्वेशन को भी बना सकते थे। वो एक्सप्रेशन क्या लिखा जाता, log a2 इक्वल टू log a नॉट माइनस के t2 अपॉन 2.303, दैट इज इक्वेशन नंबर फोर्थ। अब हम करें क्या, हमने कहा कि इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को डिवाइड कर दीजिए। तो इक्वेशन 3 में से चलिए इक्वेशन 4 को माइनस कर देते हैं। माइनस करने पे होगा क्या, log a1 माइनस log a2। आगे क्या होगा, log a नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां आएगा माइनस के t1 अपॉन 2.303, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा
KT2/2.303। log A1 अपॉन माइनस log A2 को आप क्या लिख सकते हो? तो आप इसे लिख सकते हो log A1 अपॉन A2, और यहां पे क्या होगा, आप कॉमन निकाल सकते हो K अपॉन वॉट 2.303, ऊपर क्या बच जाएगा हमारे पास T2 माइनस T1। नाउ वॉट K इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आप कह सकते हो क्या 2.303 को इधर भेज दिया आपने, T2 अपॉन T1 माइनस में आ गया, डिवाइड में आ गया, एंड log A1 अपॉन A2। तो ये एक्सप्रेशन अगर आप देखोगे तो इसे आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो वी हैव अ वे जिससे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो कि K किसी दो टाइम इंटरवल के बीच में किस तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है। हाफ लाइफ, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए अब मैं आपसे बातें करने वाला हूं अबाउट हाफ लाइफ पीरियड के बारे में। हाफ लाइफ पीरियड किस तरीके से रिलेट होगा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में, तो वापस उसी रिएक्शन को फिर से मेंशन करते हैं। ए मान लीजिए प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है हमारे पास। ए क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन इसका A मोल्स पर लीटर था टाइम t इक्वल्स टू 0 पर, और आफ्टर टाइम t इट बिकम्स A माइनस एक्स, और हाफ लाइफ का मतलब है इट बिकम्स हाफ टू द इनिशियल अमाउंट। कहने का मतलब यहां पे आप कह सकते हो कि A माइनस एक्स इक्वल टू A/2, तो x A/2 के ही बराबर होगा। अब अगर मैं इसे सॉल्व करने के अकॉर्डिंग जाऊं तो अपने इंटीग्रेटेड इक्वेशन का मेंशन करते हैं K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T, जो अब हाफ लाइफ है, लॉग इनिशियल अमाउंट A और फाइनल अमाउंट A अपॉन 2। यहां पर हम बात करें तो ये बेस 10 का एक एक्सप्रेशन है, 2.303 अपॉन T हाफ। लॉग की वैल्यू आप सॉल्व करते तो ये log 2 आ जाता, log 2 की वैल्यू 0.3010 होती है। तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन को आपसे मेंशन करने जाऊं तो आप बताओगे कि यहाँ पे log 2 की वैल्यू 0.3010 लिखी जाएगी। याद रखने वाली बात है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। इसे सॉल्व करते समय ये वैल्यू आती है 0.693 अपॉन T हाफ, यानी आपके पास एक एक्सप्रेशन है K इक्वल्स टू 0.693 अपॉन T हाफ, एंड दिस इज व्हाट द रेट कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ रिलेशन। आप देख सकते हो कि हाफ लाइफ लिखा जा सकता है 0.693 अपॉन K, यानी यहाँ पे आपके सामने कंडीशन है कि हाफ लाइफ कहीं पर भी A पर डिपेंड नहीं कर रहा। अभी आपसे बात भी की गई थी फॉर nth ऑर्डर आप किसी भी ऑर्डर के एक्सप्रेशन को एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन से खुद ही निकाल सकते हो। यहाँ पे n की वैल्यू क्या रखोगे आप 1, और जैसे ही 1 रखोगे A पे पावर 0 आ जाएगा। ये एक्सप्रेशन अगर ग्राफ के थ्रू प्लॉट करने के लिए कहा जाए कि हाफ लाइफ का ग्राफ प्लॉट कीजिए विथ कंसंट्रेशन, तो हम ग्राफ को स्ट्रेट बनाएंगे। कंसंट्रेशन चेंज तो हो रहा है, लेकिन रिएक्शन जिस टाइम पीरियड में अपनी अमाउंट का हाफ होगा वो अमाउंट फिक्स होगा, एंड दैट वैल्यू इज 0.693 अपॉन K। आइए एक लास्ट फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के साथ आपने हाफ लाइफ रिलेट किया, उसी को हम बाकी और भी ऑर्डर्स के साथ रिलेट कर रहे हैं वाया जनरल एक्सप्रेशन T हाफ A पे पावर 1 माइनस n। अगर आपके पास जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स है तो 100 मिनट में आपने कहा ये 100 ग्राम से 50 ग्राम हो जाएगा, और 50 ग्राम से 25 ग्राम होने में कितना टाइम लगाएगा। तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में आप क्या बताओगे कि T हाफ इज व्हाट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, मतलब A का अमाउंट ज्यादा तो हाफ लाइफ ज्यादा, A का अमाउंट कम तो हाफ लाइफ कम। तो A का अमाउंट 100 ग्राम था तो हाफ लाइफ 100 मिनट था। अब A का अमाउंट आधा हो गया तो बेसिक थिंग है कि हाफ लाइफ भी क्या हो जाएगी, हाफ हो जानी चाहिए। मतलब यहां पे टाइम जो लगेगा वो 50 मिनट लगना चाहिए। सेकेंड कंडीशन, अगर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है तब आप क्या बताओगे कि T हाफ और A के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। दैट मीन्स जितना टाइम पहले लगा उतना ही टाइम आपको बाद में भी लगेगा उस कंडीशन तक पहुंचने के लिए। अब बात उठती है सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स होगा तो क्या होगा, आप कहोगे T हाफ, अब यहां पे आप 2 रखोगे तो हमारे पास इनवर्स रिलेशन आएगा, मतलब A ज्यादा तो हाफ लाइफ कम और A कम तो हाफ लाइफ ज्यादा। मतलब अगर ये 100 ग्राम था तो 100 मिनट था, 50 ग्राम मतलब A क्या हो गया, आधा हो गया, तो हाफ लाइफ डबल हो जानी चाहिए। इसका मतलब आप यहां पे जो टाइम पीरियड बताओगे वो 200 मिनट होगा। बात उठती है कि अगर -1 ऑर्डर होगा तब आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे T हाफ, और यहां जब -1 रखोगे तो A का स्क्वायर हो जाएगा। तो बात उठती है कि यहां पे हाफ लाइफ क्या होगी, ये आपको खुद बताना है और इसे कमेंट में जरूर आंसर के साथ मेंशन कीजिए
कि यहाँ पर हाफ लाइफ क्या होनी चाहिए इस पर्टिकुलर -1 ऑर्डर के साथ। तो ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के साथ इंटीग्रेटेड इक्वेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन हमने डिस्कस की और हाफ लाइफ का रिलेशन। फाइनली आपके पास अब बातें हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के एग्जांपल्स पर, जो हम आपसे नेक्स्ट डिस्कशन में लेंगे। टॉपिक में जो बातें ना समझ आए उन्हें कमेंट में जरूर मेंशन कीजिए। कमेंट हमें हेल्प करता है अगले लेक्चर को समझने के लिए और आपको समझाने के लिए। इसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्रिप्शन में लीजिए और उसका रिंग आइकॉन जरूर दबा दीजिएगा अगले लेक्चर के लिए। नेक्स्ट टाइम पे बातें करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।